इनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि वो जो डार्क एज था, जब धर्म छा गया था और फिलॉसफी बिल्कुल बंद हो गई थी, तो पोस्ट डार्क एज के बाद जो आदमी सबसे बड़ा श्रेष्ठ आदमी एक नई दिशा दिखाने के लिए उभरा, उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम फ्रांसिस बेकन का आता है। फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड में पैदा हुए और उन्होंने इसको बदलने का, वो ज़माना जो था जब ये पैदा हुए तब वो डार्क एज का प्रभाव जो है बढ़ रहा था, तो इन्होंने उसको रोकने के लिए कोशिश की। स्वतंत्र चिंतन ख़त्म हो गया है, इसलिए इनको हम इंग्लैंड के रहने जाए। इंग्लैंड में जो नव जागृति आई, उस नव जागृति का इनको जनक इन्हीं को कहा जा सकता है। बेकन नव जागरण के जनक हैं। उस समय इंग्लैंड में क्या हालत थी कि इंग्लैंड में वो आदमी सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता था जो अरस्तु की कोटेशन ज़्यादा कोट कर सके। बात कर रहा है, बात करते करते, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि सबसे विद्वान आदमी हम किसको मानेंगे, जो कोई रामायण की चौपाई कोट कर दे या गीता का कोई श्लोक कोट कर दे, बात करते करते हर एक बात में कुछ ना कुछ कोट कर दे, तो हम उसको मानते हैं बड़ा विद्वान आदमी है। तो इंग्लैंड में भी ऐसा था कि नया युग जब आया तो नए युग में खोज हुई कि पुरानी वैल्यूज़ को लाओ। पाखंड फैलता जा रहा है, पतन होता जा रहा है, नैतिक पतन भी हो रहा है। तो जो पुरानी वैल्यू जो जगाई गई, तो एरिस्टोटल को ले आए। एरिस्टोटल की सारी जितनी भी सूक्तियाँ थीं या उनका सिद्धांत थे, उन्होंने कहा कि इनको जागृत करेंगे तो नव जागरण हो जाएगा। हमारे यहाँ जो पतन हो रहा है वो पुरानी वैल्यूज से है। तो इंग्लैंड में ये भी चल गया कि भाई एरिस्टोटल को जगह जगह कोट करो, तब आप फिलॉसफी को मुक्त करा सकोगे धर्म से, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएगी। तो बेकन ने ये भी किया कि ये जो एरिस्टोटल चीज़ है, इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। अब नया युग आ गया है, उस नए युग के हिसाब से आदमी का चिंतन होना चाहिए। हमारी नॉलेज जो है बिल्कुल नए युग के हिसाब से होनी चाहिए। उस नए युग के हिसाब से चिंतन लाने के लिए बेकन जो थे तैयार हुए। बेकन का कंट्रीब्यूशन असल में देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत है, बहुत ऊंचा साहित्य लिखा है बेकन ने। अंग्रेज़ी जगत बड़ा इनका उपकारी है, उपकार मानता है, लेकिन फिलॉसफी को भी इन्होंने छुटाया धर्म की दास्ता से। इसके लिए भी ये बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। इसलिए मैंने कहा ये उस डार्क एज के बाद एक श्रेष्ठ थिंकर माने जाते हैं। अब बेकन को जो सारी प्रेरणा मिली, क्योंकि बेकन का एज वो आ गया था 1200-1400 तक, बल्कि धर्म ही छाया रहा, चर्च छाया रहा सारे में। लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि 1400 में कोपरनिकस पैदा हुए। कोपरनिकस ने ये दिखाया कि सारी जो हमारी कल्पना है कि पृथ्वी जो है वो सेंटर है और सारे लोग जो हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और सूरज भी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये जो धारणा थी, इसको हमारे कोपरनिकस ने चुनौती दी, और चुनौती दे करके कि जो भी ऐसा रिवॉल्यूशन होता है जो बिल्कुल चीज़ को उल्टा कर दे, उसको कोपरनिकन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो जियो सेंट्रिक थिंकिंग थी दुनिया की, उसको उन्होंने हेलियो सेंट्रिक कर दिया।
पृथ्वी केंद्र नहीं है। इस विश्व में जितने प्लैनेट घूम रहे हैं उनका केंद्र पृथ्वी नहीं है, उनका केंद्र सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ वो घूम रहे हैं। अब लोग हिल गए, उन्होंने तो पृथ्वी को माना होगा था कि हमारी भूमि जो है यही सबसे ऐसी चीज़ है। हमारे यहाँ तो कहा गया है देवता भी यहाँ तरसते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, भूमि के चारों तरफ। अब कोपरनिकस की चीज़ इनको मिली, नई चीज़। तो बेकन को बहुत सारी चीज़ें साइंस की हेरिडिटी मिली। कोपरनिकस के बाद एक और आदमी आ गया, वो था केपलर। एरिस्टोटल ये मानते थे और टॉलमी भी मानते थे कि जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं वो सर्कुलर मूवमेंट है उनका। उन्होंने कभी देखा तो था ही नहीं कोई उनके पास। इनके पास तो आ गई थी ऊपर देखने के लिए टेलीस्कोप, उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपने गणित के हिसाब से लगाया कि परफेक्शन है ज्योमेट्री में वो सर्कल में होती है। तो जो गगन के सितारे हैं जो भगवान ने बनाए हैं, ये परफेक्ट सितारे ये सर्कल में ही घूमेंगे। तो उन्होंने केवल अपने आधार पर, कल्पना के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, रीज़न के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल के रख दिया कि जो भी चीज़ परफेक्ट है वो गोलाई में घूमेगी, क्योंकि सर्कल ही परफेक्ट होता है। लेकिन केपलर ने दिखाया, बिल्कुल खंडन कर दिया उसका। केपलर ने कहा कि जितने भी स्टार प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो सब एक्लिप्स में अंडाकार शक्ल में घूम रहे हैं। अंडाकार शक्ल जो है थोड़ी कभी सूर्य के पास आते हैं, कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं। इस चीज़ को वहाँ का कोई पाश्चात्य आदमी समझ नहीं पाता था, लेकिन केपलर ने दिखाया सबको। तो केपलर की थ्योरी मिलने से भी बहुत सारी चीज़ों का खंडन हो गया, एरिस्टोटल की बहुत सारी बातों का। बेकन ने केपलर को भी ले लिया। केपलर का सिद्धांत जो है उसने बहुत सारी पुरानी चीज़ तोड़ दी सारी। इसके बाद जो सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ वो हुआ गैलीलियो से। गैलीलियो के ज़माने में टेलीस्कोप निकल के आ गई थी, टेलीस्कोप बना ली थी। गैलीलियो ने उस टेलीस्कोप को और बढ़ा करके उसका जो उसके अंदर जो लगी होती है लेंस, उस लेंस को लगा करके देखा तो बहुत दूर तक का उसको दिखाई देने लगा। और उसने जब दूर तक का दिखाई देने लगा तो उसने जो सारी चीज़ें थी उनको लोगों को दिखाया कि देखो ये। और उसने कहा कि पृथ्वी जो है ये गोलाकार है, ये चपटी नहीं है। सूर्य एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ डूब जाता है। ये धारणा ही गलत है। पृथ्वी बिल्कुल गोल है और घूम रही है अपने एक्सेस पर, चक्कर काट रही है। अब गैलीलियो की इस चीज़ ने तहलका मचा दिया। चर्च, उसको इंक्विजिशन कहते हैं चर्च में, जो धर्म का। तो इंक्विजिशन ने गैलीलियो को कहा कि तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारे हाथ में जो मशीन है ये शैतान ने दी है, इसको छोड़ दो। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो अंत में क्या हुआ कि गैलीलियो को उन्होंने दंड दिया। और गैलीलियो की जब मृत्यु हुई, उसी साल में गैलीलियो की मृत्यु हुई जिस साल न्यूटन पैदा हुए थे। तो एक साइंस का बड़ा सिलसिला चल रहा था, बहुत ज़बरदस्त। ये सारी चीज़ें जो थी, इन्होंने बेकन ने इन सारी चीज़ों को वहाँ से साइंस से लेकर के, और उन्होंने एक चीज़ रखी उन्होंने सामने कि आप धर्म का पीछा छोड़ दो, धर्म का जो पल्ला पकड़ा हुआ उसको छोड़ दो। अब इससे पहले एक आदमी इधर भी आ गए थे, उनका नाम था लॉर्ड ओकम। लॉर्ड ओकम ने दिया एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, उसको कहते हैं ओकम्स रेजर, हाथ में रेजर लो। प्रकृति की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की व्याख्या करने में, उनकी घटनाओं के
मिनिमम शब्दों का प्रयोग करो। अगर रेफरेंस टू गॉड ज़रूरी नहीं है तो उसको अननेसेसरी मत लाओ, रेजर मार के काट दो उसको। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, उसको तो रखो। तो अब किसी ने कहा जी पानी गर्म होता है 100 डिग्री पर, तो हमें ये क्या कहने की ज़रूरत है कि भगवान की ऐसी इच्छा है कि 100 डिग्री पर पानी गर्म हो। भगवान का रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, गॉड की ज़रूरत नहीं है किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए। तो गॉड को काट दो, गॉड को धर्म में बात करने दो, गॉड को जाए, उसका रीजन है धर्म का, चर्च में, और इनका हमारा रीजन है संसार की नेचर को किसी न किसी तरह नेचर को एक्सप्लेन करने का, नेचुरल लॉज के हिसाब से। तो उसने ओकम रेजर लगा देता था जहाँ भी होता था। अब इसके लिए फ्रांस की बात हमें याद आती है। फ्रांस में एक बार ऐसा हुआ कि नेपोलियन जो थे बहुत थके हुए थे, सारी दुनिया को जीत कर जा रहे, जहाँ नेपोलियन के घोड़ों की टाप सुनते थे लोग सरेंडर कर देते थे। नेपोलियन पहला आदमी था जिसने एल्प्स को पास करके इटली पर हमला किया। किसी के घोड़े इटली को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन इस लंबे चौड़े सारे उसमें नेपोलियन थक गया, तो उसने लेप्लास को चिट्ठी लिखी। साइंस का काम, लेप्लास बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने कहा लेप्लास, तुम सारी दुनिया की खोज कर रहे हो, नेचर की खोज कर रहे हो, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट दे करके, और सितारों को भी देख रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ, तो तुम्हारा ये बताओ, देख करके अपने आले जो हैं तुम्हारे पास, उनसे देख करके बताओ कि गॉड कहाँ बैठा है। तो मैं बजाय एक एक कंट्री पर हमला करने के सीधा गॉड पे हमला कर दूंगा, और गॉड को जीत करके मैं सारी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। तो लेप्लास ने वो जो चिट्ठी लिखी, उसी ने ओकम को ये बात कहने की प्रेरणा दी। लेप्लास ने चिट्ठी लिखी, गॉड इज़ ए वेरी कॉस्टली हाइपोथेसिस, वी पुअर साइंटिस्ट कैन नॉट इन्वाइट गॉड टू अवर लेबोरेटरी। गॉड तो बड़ा कॉस्टली चीज़ है, गॉड को बुलाने में तो बड़ी मेवा लाओ, मिश्री लाओ, गरम गद्दे मखमल के बिछाओ, उसके लिए चांदी के घंटे, चांदी की थालियाँ लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो कहते गॉड तो बड़ा कॉस्टली हाइपोथेसिस है, हमने कभी उसको अपनी लेबोरेटरी में इनवाइट नहीं किया। हम साइंटिस्ट तो पूरा आदमी है, हमारे पास तो गिलास होते हैं, छोटे छोटे फ्लास्क होते हैं, इनसे काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उसने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ओकम ने कहा कि गॉड के रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप नेचर को समझने के लिए अपनी जो नेचुरल भाषा है उसमें गॉड एक्सप्लेन करो उसको। तो बेकन ने ये चीज़ भी वहाँ से ले ली ओकम से, और बेकन ने अपना सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की। अब इन चीज़ों की हमें इसलिए व्याख्या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस से संबंधित हैं, लेकिन साइंस ने क्या क्या सारी चीज़ें दी। तो उसने एक मेथड साइंस से लिया, बेकन ने वो मेथड लिया ऑब्जर्वेशन का। ऑब्ज़र्व करो उसके बाद, और बेकन ने कहा कि सारी नॉलेज जितनी भी है, अगर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती तो वो नॉलेज जो है वो पाखंड है, कुछ नहीं है। इसलिए ये भी बताओ कि आपने जो कोई लॉ खोजा है या कोई लॉ निकाला है, हाउ इट कैन बी अप्लाइड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इसको मानव के कल्याण के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब तक फिलोसफर्स ने क्या किया कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी तो बुद्धि विलास है, अपनी बुद्धि के विलास के लिए हम ऊंची ऊंची बातें सोचते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकल में तो लागू करके दिखाओ। प्लेटो के जो आइडिया हैं हमने बना दिए बड़े ऊंचे, ओहो कमाल एक चीज़ बना दी, आइडियाज़ का जगत बना दिया, परफेक्शन का जगत बना दिया। लेकिन अब जब हम पूछते हैं कि इस परफेक्शन के जगत को ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे लागू करें, तो प्लेटो चुप हो जाते हैं। तो प्लेटो को तो बिल्कुल ही निकाल दिया, क्योंकि एरिस्टोटल ने प्लेटो में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। तो इन्होंने कहा एरिस्टोटल की बात भी, फिलॉसफी को बुद्धि विलास मत बनाओ, फिलॉसफी को जीवन में प्रैक्टिकली उसका क्या यूज़ हो सकता है, इसके लिए फिलॉसफी को
लोगों के सामने लाओ। तो सारी एक एक चीज़, उसके बाद और चीज़ भी हुई हमारे सामने। वो ऐसी चीज़ें आई जो हमें रिलीजन से हटाने लगीं। उसमें पहली चीज़ आई प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। अब नॉलेज जो है वो चर्च तक ही सीमित नहीं है, उसको प्रिंट कराओ तो पब्लिक में फैलेगी, पब्लिक देखेगी इसमें क्या अच्छी बात कही है, क्या गलत बात कही है, उसका जजमेंट भी करेगी, वैल्यू भी होगी। तो चर्च को भी ये हो गया कि बहुत सोच करके कदम उठाएं। अगर ज़रा सी भी हमने कोई बात कह दी तो अब तक तो भक्त आते थे यहाँ, वही बस सुन लेते थे, और अब ये वे सारी दुनिया के पास जाएगी तो नास्तिकों के पास भी जाएगी। तो प्रिंटिंग प्रेस ने चर्च पर थोड़ी ही पाबंदियाँ लगाई कि चर्च जो है कोई ढकोसलेबाजी की बात ना करे। फिर आदमी के फियर को दूर करने के लिए एक चीज़ का आज़ाद हुआ, बहुत किसी उसकी नई इन्वेंशन हुई, और वो इन्वेंशन थी मैग्नेट की सुई। एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें एक सुई लगी होती है, वो सुई हमेशा, तो जिन्होंने मैग्नेट की खोज की उन्होंने सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि दुनिया के जो नेविगेटर्स थे वो खुले समुद्र में नहीं जाते थे, ओपन सी में जा ही नहीं सकते थे। ओपन सी में जाके भटक जाएंगे, हवा तेज़ चलने लगी तो यही पता नहीं लगा किधर को जा रहे हैं हम। तो वो कोस्टल रीजन से होकर के जाते थे। और जब ये मैग्नेट की सुई निकल गई, उसका नाम हिंदी में तो ध्रुव दर्शक है और उर्दू में उसको कुतुबनुमा कहते हैं। ये कुतुबनुमा ऐसी है कि मैग्नेट की रॉड को आप कहीं भी लटका दो, जहाँ जा करो, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ को इशारा करेगी। उसका जो पोल है बताया गया नॉर्थ इधर है। तो जहाज़ों में इन्होंने वो मैग्नेट की लगवा ली। अब वो मैग्नेट की रॉड लगवाने से, मैग्नेट की सुई लगाने से उनको ये हो गया कि हम ओपन जहाज़ों में जाएं तो सैकड़ों मील का रास्ता बच गया। एक आदमी मद्रास से और बम्बई वहाँ कलकत्ता आना चाहता है तो कोस्टल रीजन पे होकर आएगा, रास्ता भटक ना जाऊँ मैं, गहरे समुद्र में चला गया तो पता नहीं हवा किधर को फेंक दे। तो कोस्टल रीजन में जाके जाता था तो 5 दिन में पहुँचता था। अब वो उसके पास उन्होंने पता है कि ये तो हमें बताएगी, चाहे जहाज़ कहीं को जा रहा हो, अगर जहाज़ इधर को मुड़ गया तो इसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी। तो उन्होंने कहा इसलिए हम भटकेंगे नहीं, उससे लगा लेंगे ये नॉर्थ है, जब जो नॉर्थ का पता लग जाएगा तो ईस्ट वेस्ट सब का पता लग जाएगा। तो उसने भी ऐसा कर दिया कि नॉलेज को सारे में फैलाना शुरू कर दिया। उन रीजन्स में भी नॉलेज को ले गए वो जहाँ क्रिश्चियनिटी नहीं थी, कि क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत में उनको आदमी देख सकें कि वो ठीक हैं या गलत हैं। तो उसमें भी बड़ा चेंज लाया लोगों के थिंकिंग में। और तीसरी चीज़ जो थी उसका इन्वेंशन हुआ वो थी बारूद। बारूद इतनी भयंकर थी कि शेर के भी अगर एक गोली मार दी जाए तो उसका दिमाग फट जाता था। तो जो फियर थे लोगों के, उन फियरों को भी निकालना शुरू किया। तो ये बेकन के ज़माने का जो पहला उसकी बैकग्राउंड है बेकन की, वो साइंटिफिकली बड़ी रिच बैकग्राउंड है। बेकन को साइंटिफिक फीडर बहुत मिला, इतनी सारी चीज़ें मिली। गैलीलियो की 2 टेलीस्कोप मिली, इसका क्या नाम है, केपलर का वो मिला के सर्कुलर मूवमेंट नहीं है, और हमारे कोपरनिकस का मिला के ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूम रही है। इसने हमारी चर्च की जड़ें हिलानी शुरू कर दी। और ये सब चीज़ें बेकन को ऐसी मिली कि जिनको खंडन नहीं कर सकते थे। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तरह प्रैक्टिकली इनको जज करके देख लिया था, प्रैक्टिकली अच्छी तरह देख लिया था। जो आदमी प्रैक्टिकली नहीं देखते थे उनको ऑब्जर्वेशन से दिखा दिया था कि देखो ये दिख रही है, ज़मीन घूम रही है। तो इतना विशाल ज्ञान का भंडार हमारे बेकन को मिला, और इसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल के सिद्धांतों पर आक्रमण किया।